हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम सीटेट की थ्योरी हल करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। ये हमारी सीटेट की पहली क्लास है। इसमें पहले हम जो है सीटेट की थ्योरी को टॉपिक वाइज समझेंगे। इसके बाद हम सीटेट के जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली क्लास की तरफ। हमारी पहली क्लास है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है सीखने की क्षमता में कमी या बच्चे का किसी कारण से ना सीख पाना, उसको बोलते हैं अधिगम अक्षमता। ठीक है ना। चलो चलते हैं। अधिगम अक्षमता का मतलब सीखने की क्षमता में कमी या अनुपस्थिति से है। अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील या चर होती है। यह बीमारी नहीं, विकार है। यह प्रतिभाशाली बालक में भी हो सकता है। अब यहाँ इसका अर्थ समझिए। अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील या चर। परिवर्तनशील का मतलब है ये स्थायी नहीं है, ये धीरे धीरे बच्चे में कुछ अभ्यास के बाद इसको दूर किया जा सकता है। जैसे ये यहाँ बताया गया है कि यह बीमारी नहीं है, विकार है, और विकार को हम अभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं। और अधिगम अक्षमता या अधिगम नियोक्ता, अधिगम अक्षमता को अधिगम नियोक्ता भी बोलते हैं। यह प्रतिभाशाली बालक को भी हो सकती है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिभाशाली बालक में अधिगम नियोक्ता या अधिगम अक्षमता नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक है, जबकि अधिगम अक्षमता प्रतिभाशाली बालक को भी हो सकती है। तो देखो, जैसे बच्चा शुरू में एम और डब्ल्यू में कन्फ्यूज होता है ना। वो एम लिखने को कहो तो डब्ल्यू लिख देगा, डब्ल्यू लिखने को कहो तो एम लिख देगा। लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। और अधिगम अक्षमता हकलाना और तुतलाना भी जो होता है वो अधिगम अक्षमता ही कहलाता है। हकलाना, तुतलाना, ये भी जो है अधिगम अक्षमता के अंतर्गत ही आते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का पहला प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक ने किया था। ठीक है। क्रिक के अनुसार अधिगम अक्षमता की क्रिक के अनुसार जो परिभाषा है, अधिगम में अक्षमता को भाषा, पठन, लेखन या गणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, देखो प्रक्रियाओं में मंदता कह रहा है ये, है ना, मंदता, विकृति या अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब है कोई किसी कारण से बच्चा जो कारण है जो सीख नहीं पा रहा है उस चीज़ को, उसको बोलेंगे अवरुद्ध। तो विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अधिगम अक्षमता बच्चे को भाषा में, पठन में, लेखन में, बोलने में या गणितीय प्रक्रियाओं में किसी एक विषय में या एक से ज़्यादा विषयों में भी हो सकती है ना। ये प्रक्रिया मंदता, विकृति या अवरुद्ध होती है। इसको जो है विकार बोलेंगे, ना कि बीमारी। जो संभव मस्तिष्क कार्य विरूपता या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मस्तिष्क की मंदता। मस्तिष्क की मंदता का मतलब है मंद बुद्धि। ठीक है ना, मंद बुद्धि। तो ये मंद बुद्धि का कारण नहीं है। अधिगम अक्षमता जो मंदबुद्धि बालकों में नहीं है, कह सकते कि इसका जो कारण है मस्तिष्क की मंदबुद्धि है इसलिए बच्चे में अधिगम अक्षमता है, नहीं। अभी मैंने पीछे बताया कि प्रतिभाशाली बालक, तेज बुद्धि वाले बच्चों में भी अधिगम अक्षमता हो सकती है। तो संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक अनुदेशन कारक का है। अधिगम अक्षमताएं की विशेषताएं। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा। सीटेट में जो है हमारे ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और सारा खेल जो है इसकी डेफिनेशन और इसके शब्दों के अर्थ का होता है। सीटेट में अगर आपने जो है इसके शब्दों का अर्थ समझ लिया ना, तो समझ लो सीटेट पार हो गया। 70% सीटेट आपने पार कर लिया। इसमें जो है शब्दों का हेर फेर ही बहुत ज़्यादा होता है, इसके शब्द बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अधिगम अक्षमताओं की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषता होती है? अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील होती है, पीछे लिखा था अभी। अधिगम अक्षमता जो होती है परिवर्तन होती है या फिर चर होती है। परिवर्तन होती है, चर होती है। अधिगम अक्षमता क्या होती है? परिवर्तनशील और चर होती है। इसको उचित अभ्यास के द्वारा किसी भी अधिगम अक्षमता को दूर किया जा सकता है। ठीक है ना। अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है।
और यह एक विकार है, ना कि बीमारी। है ना, बीमारी होती है किसी शारीरिक रूप से किसी कमी के कारण, वो होती है बीमारी, लेकिन ये एक विकार है। ठीक है ना, ये अवरोध पैदा कर सकता है कि सीखने की कठिनाइयों में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसको एक अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद जो है अधिगम अक्षमताएं स्वतः खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, ये स्वतः ही कुछ समय के बाद स्वतः खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती हैं? क्योंकि अधिगम में परिवक्ता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चा अभ्यास करता है तो वो अधिगम में परिवक हो जाता है, तो उसका जो ये विकार है ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, ज्यादातर जो होती है अधिगम अक्षमता, ज्यादातर मनोवैज्ञानिक होती हैं। ये सारी जो हैं अधिगम अक्षमताएं की विशेषताएं हैं। अधिगम अक्षमता के प्रमुख लक्षण, अधिगम अक्षमता के जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? उपयुक्त आचरण ना कर पाना, दूसरा है स्वयं के प्रति लापरवाही रखना, ध्यान का आसानी से भटक जाना, चौथा है संवेगात्मक अस्थिरता, पांचवा है सामान्य से ज्यादा सक्रियशील रहना, छठा है कार्य की मंद गति, सातवां है प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष। चलिए अब इन सभी डेफिनेशन को एक एक बार समझ लेते हैं। उपयुक्त आचरण न कर पाना, इसका अर्थ है, कहने का मतलब है कक्षा में अच्छा व्यवहार न करना या घर में भी अच्छा व्यवहार न कर पाना। ठीक है। दूसरा है स्वयं के प्रति लापरवाही, बच्चा स्वयं के प्रति इतना लापरवाह होता है कि जैसे बच्चे की शर्ट निकल गई या कोई हुक टूट गया तो उसको ऐसे ही बांध देगा, उसका ध्यान नहीं रखेगा, ना ही अपने बैग बुक या अपने किसी भी सामान का कोई खास ध्यान नहीं रखेगा, उसके प्रति हमेशा लापरवाही रहेगा वो। तीसरा है ध्यान का आसानी से भटक जाना, ऐसे बच्चे जब किताब लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वे पढ़ने के लिए बैठेंगे उन्हें हल्का सा भी कुछ, जैसे मान लो खिड़की में से चिड़िया उड़ती हुई दिख गई या गिलहरी दिख गई, तो बस वे उसके पीछे उसी में खो जाएंगे
उनका ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है। कुछ भी कार्य को वे कितने भी ध्यान से कर लें, कितनी ही कोशिश करें, अगर हल्की सी भी डिस्टर्ब हुआ तो वे एकदम भटक जाते हैं। संवेगात्मक अस्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता मत कहने का मतलब है कि यहाँ बच्चा अपने संवेग पर जो है भाव, संवेग होते हैं भाव, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर बच्चे को एक बार गुस्सा आ गया तो चिड़चिड़ापन आ गया तो वो किसी से भी लड़ाई या मार पिटाई पर उतारू हो जाएगा, है ना। या अगर बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है या उसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर है तो बच्चा किसी के चिढ़ाने से या किसी के भी तंज कसने से रोने लगेगा, ठीक है। ये होती है संवेगात्मक अस्थिरता। सामान्य से ज़्यादा सक्रियशील, सक्रियशील रहना अच्छी बात है, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा सक्रियशील रहना ये गलत है। किसी भी कार्य के लिए बच्चे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, जिस कारण से वो अपना कार्य जो है बिगाड़ देता है। इसको बोलते हैं सामान्य से ज़्यादा सक्रियशील रहना। कार्य की मंद गति, अपना कार्य मंद गति से करेगा या तो करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो बहुत मंद गति से करेगा, उल्टा सीधा लिखेगा, है ना। प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, अपने व्यवहार संबंधी व्यवहार को जो है प्रकट ना कर पाना ठीक से, ठीक है। अब आ जाती हैं प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, जिसमें सबसे पहली है हमारी डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिफेजिया। इन चारों से हर बार सीटेट में एक ना वो हैं तो और भी ज़्यादा अधिगम अक्षमताएं, लेकिन इन चारों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सीटेट घुमा फिरा के इन्हीं से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहता है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम जो है सीटेट के सारी लैंग्वेज और सारे डाउट जो है क्लियर कर देंगे प्रैक्टिस सेट में। चलिए, पहला है डिसलेक्सिया। इसमें बोलते हैं पठन विकार। पठन विकार में पढ़ने से संबंधित विकार बच्चे में, हकलाना, तुतलाना या किसी शब्द को गलत पढ़ देना, ये होगा डिसलेक्सिया। या पढ़ ना पाना, किसी कारण से अवरुद्ध होना पढ़ाई में, बोलने में, इसको बोलेंगे डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है लेखन विकार, लिखने से संबंधित विकार। बच्चा WM इस तरह से लिखेगा, W को M को W लिख देगा, ठीक है ना। ऐसे जो मिले जुले शब्द होते हैं बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, लेखन विकार। डिस्कैल्कुलिया, गणना संबंधी दोष। गणना संबंधी मतलब गणितीय संक्रियाएं संबंधी, गुना, भाग, घटाओ व जोड़ आदि संबंधी दोष जो होते हैं उसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होता है भाषा संबंधी या संप्रेक्षण संबंधी दोष। संप्रेक्षण का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, और हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, बोल के करते हैं। अब यहाँ इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले में और डिफेजिया और डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया है पठन, पठन मतलब पढ़ना, किताब पढ़ने से, किसी या अखबार पढ़ने से, किसी भी पढ़ने से संबंधित रोग को डिसलेक्सिया बोलेंगे। लेकिन डिस्फेजिया जो है भाषा या संप्रेक्षण संबंधी दोष है। संप्रेक्षण का मतलब मैंने बताया अभी, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। जब हम किसी से अपनी बात करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उसके सामने, और वो किससे करते हैं, भाषा से। भाषा संबंधी दोष, अगर हम किसी के सामने अपने विचार व्यक्त न कर पाएं तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। या अपनी बात किसी के सामने कह ना पाएं किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया रोग, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है पठन, पढ़ने से संबंधित। डिस्ग्राफिया, ग्राफ क्या होता है आपको पता है, ग्राफ होता है ऐसे 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 ग्राफ, किसी को भी कह देंगे ग्राफ उठता हुआ जा रहा है फिर नीचे आ गया, है ना। तो ये होता है लेखन, इससे इस तरह से याद रखना। और ग्राफिया, ग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ, ग्राफ से लेखन संबंधी रोग। डिस्कैल्कुलिया, 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 कैलकुलिया से याद रखना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से क्या करते हैं हम, गणना करते हैं, जोड़ भाग घटाव करते हैं, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है ना। ये तीनों याद हो जाएंगे, इसी तरह से इनको याद कर लेना है, फिर कभी भूलोगे नहीं आप। डिसलेक्सिया पठन विकार संबंधी रोग है। डिस्ग्राफिया लेखन, ग्राफ, ठीक है, लेखन संबंधी। डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया से कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से हम जोड़ भाग गुना आदि का हिसाब किताब रखते हैं, तो गणना संबंधित दोष डिस्कैल्कुलिया कहलाएंगे। और डिस्फेजिया भाषा संबंधी या संप्रेक्षण संबंधी दोष, अपने विचार किसी के सामने व्यक्त न कर पाना, डिस्फेजिया कहलाएगा। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया होता है गतिक कौशल विकास,
अगला है डिस्थीमिया, और ये विकार है ना कि विकास, है ना, गतिक कौशल विकार। डिस्थीमिया तनाव संबंधी विकार होना। डिमेंशिया यादाश्त कमजोर होने का विकार है। ADHD इसको न्यून अवधान अति सक्रियता विकार बोलते हैं। अगला है संविलीनता। अब इनके बारे में समझ लेते हैं। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? गतिक कौशल विकास। गतिक कौशल विकास का मतलब है कि जैसे बच्चे खेल के मैदान में जैसे गतिविधियां करते हैं, उछलने की, उछलना, कूदना, दौड़ना, या फुटबॉल में या लात मारना, इन क्रियाओं को जो बच्चा ठीक से नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं गतिक कौशल विकार। बच्चा जो है खेल में भाग लेने से हिचकिचाता है, इसी कारण से, क्योंकि वो ठीक से ना तो उछल सकता है, ना कूद सकता है, ना ही वो दौड़ सकता है ठीक तरह से। कहीं ऐसा ना हो बच्चे उसकी मजाक उड़ाएं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चा जो है किसी भी गतिविधि में भाग लेने से डरता है। इसको बोलते हैं गतिक कौशल विकार। उछलना, कूदना, दौड़ना, या फिर किक मारना फुटबॉल में, इस तरह के में शरीर में और शरीर के अंगों में सामंजस्य ना बना पाना, ठीक है, शरीर में और पूरे शरीर में और शरीर के अंगों में सामंजस्य ना बना पाना, इसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्थीमिया ये होता है तनाव संबंधी विकार। जैसे परीक्षाओं के दौरान जो है ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो तनाव बच्चे लेने लगते हैं, इसको बोलते हैं डिस्थीमिया। डिमेंशिया, डिमेंशिया है यादाश्त कमजोर होने का विकार। किसी बीमारी के बाद या किसी और कारण से जो है बच्चे की यादाश्त कमजोर हो जाए, उसको बोलेंगे डिमेंशिया। ADHD न्यून अवधान अति सक्रियता विकार। देखिए अति सक्रिय अच्छी बात है, सक्रिय होना, लेकिन अति सक्रिय होना ये फिर विकार हो जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चे का ध्यान आसानी से भटक जाता है। मैंने कहा ना, बच्चे में जो है बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, बहुत ज़्यादा। बच्चा किसी भी कार्य को पूरे मन से, पूरे ध्यान से नहीं करेगा। अगर वो करने की कोशिश भी करेगा ना, तो जरा सी आहट होने पे उसका ध्यान एकदम से भंग हो जाता है। संविलीनता, संविलीनता होता है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि केवल खुद में खोए रहना ना। कैसे बताऊँ आप इसको? संविलीनता, जैसे कोई बच्चा जो है कक्षा में अकेला एक शांत एक बेंच पे बैठा रहता है, पूरी क्लास निकल जाती है, पूरे पीरियड निकल जाते हैं, और फिर छुट्टी होगी, अपने घर चला जाएगा, वो किसी से बोलेगा भी नहीं, बोलेगा वो तो बहुत मुश्किल से, बहुत जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं संविलीनता, अपने आप में खोया रहना, अपने विचारों में ही हमेशा खोया रहना, संविलीनता। खुद में खोया रहना। टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ जो भी, तो उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो बस अपने विचारों में खोया रहेगा। विजुअल परसेप्शन विकास, प्रत्यक्षीकरण संबंधी या क्षमता संबंधी दोष, श्रवण संबंधी अक्षमता, हकलाना और तुतलाना, ठीक है ना। विजुअल, विजुअल होता है विजुअल परसेप्शन विकास, इसमें होता है श्रवण, सुनने से संबंधित, बच्चे को कम सुने या बिल्कुल ना सुने, सुनाई दे, इसको बोलेंगे श्रवण संबंधी अक्षमता। हकलाना, इसको जो है इलाज से जो है ठीक किया जा सकता है, या सर्वाधिक वाक द्वारा ठीक किया जा सकता है। तुतलाना ये भी ऐसी है, इसको भी जो है ज़्यादा अभ्यास से और थोड़ा बच्चों में योग प्राणायाम के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। अगला है हमारा इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार। फिर है डिसऑर्थोग्राफिया संबंधी विकार, इसको बोल सकते हैं एक तरह से डिसऑर्थोग्राफिया, वर्तनी संबंधी विकार। इसमें लिखने में, पढ़ने संबंधी एवं मतलब हर तरह से जो विकार होंगे, गणना संबंधी, पढ़ने संबंधी, बोलना संबंधी, चारों विकार जिस बच्चे में हो उसको बोलते हैं डिसऑर्थोग्राफिया। जिन बच्चों में चारों रोग हों, ये कौन कौन से? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया, जिसमें ये चारों रोग हों उसको बोलेंगे डिसआर्थोग्राफिया। या फिर एक से ज़्यादा रोग हों, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया ये दोनों हों तो भी डिसआर्थोग्राफिया बोलेंगे। डिसकैलकुलिया या डिस्फेजिया दोनों रोग हों तब भी डिसऑर्थोग्राफिया बोलेंगे। कहने का मतलब है जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था शुरू में, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार, और डिसकैलकुलिया गणना संबंधी विकार, डिस्फेजिया भाषा संबंधी विकार, जिसमें ये चारों रोग हों या चारों अक्षमता हों उसको बोलेंगे डिसऑर्थोग्राफिया।
वर्तनी संबंधी विकार भी कहते हैं इसको। लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में जो अक्षमता हो या रुकावट हो, अवरोध हो, उसको जो है डिसऑर्थोग्राफिया कहते हैं। आपके सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं अक्षमताओं पे क्वेश्चन बने हैं, बल्कि इन पे तो भी कुछ पे तो बने भी नहीं है। शुरू के 4 जो मैंने बताए थे आपको, ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट के वहाँ से ही बनते हैं। ये तो मैंने काफ़ी हद तक आगे तक करा दिया कि अगर सीटेट चाहे आगे तक भी देगा तो भी आप जो है उसको क्लियर कर दोगे। ठीक है, ये हमारा अधिगम अक्षमता का जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी भी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।